इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोगों ने लास्ट तक पढ़ा और उसमें हमने ये सीखा कि चार्ज अगर स्टैटिक होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। और एक बड़ा चैप्टर था, उससे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं उसके बारे में। अब कैपेसिटर में हम बेसिकली ये सीखते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर का काम क्या है, और कैपेसिटर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें किस तरीके से उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैपेसिटर को मोस्टली हमारे सिलेबस में जो चीजें हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हैं। मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन उसके पहले आप ये समझिए कि कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर का काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके जो रख ले उसको हम कैपेसिटर कहते हैं। तो जिस तरीके से स्प्रिंग होती है वो अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखती है, आप स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसी तरीके से जो कैपेसिटर होता है वो अपने अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है। तो अगर लाइट नहीं भी है तो उससे जब लाइट उसको मिली, इलेक्ट्रिसिटी मिली, तो उसने इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर ली है। अब अगर आप उसको डिस्कनेक्ट करके बाहर भी निकाल देंगे सर्किट से, तब भी वो अपने अंदर उस एनर्जी को स्टोर करके रखेगा। तो यही काम है कैपेसिटर का, जो अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख पाए। अब नाम कैपेसिटर क्यों है? तो कैपेसिटर का मतलब है कि कैपेसिटी कितनी है उसकी, कि एनर्जी आएगी कहां से, चार्ज से आएगी। तो वो कैपेसिटर अपने अंदर कितना चार्ज कैपेसिटी, कितना चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है, वो उसकी कैपेसिटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो कैपेसिटर एक ऐसा कह सकते हो इलेक्ट्रिकल, एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, और उसकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उसका कैपेसिटेंस भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में कैपेसिटर या कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं। और कैपेसिटेंस जब हम लिखते हैं तो कैपेसिटेंस बेसिकली कैपिटल सी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट फैराड होती है। ठीक है, और ये बेसिकली अलग अलग तरीके का हो सकता है, और ये इसका मतलब है कि ये कैपेसिटी कितनी है इसकी चार्ज को स्टोर करने की। तो कैपेसिटेंस हम कह सकते हैं कि इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। अब डिफाइन कैसा, अब इसको हम अलग अलग तरीके से डिफाइन कैसे करते हैं। तो पहला आता है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। तो देखो, चार्ज हम लोग जब भी कैपेसिटर की बात करेंगे तो वो कंडक्टर से ही बना होगा कैपेसिटर, और वो कैपेसिटर अगर कंडक्टर से बना होगा तो पहले हम सीखते हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर अगर होता तो उसका कैपेसिटेंस हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब ये कोई भी कंडक्टर है जो कि बाहरी दुनिया से एकदम अलग है, इसका कोई भी इंटरैक्शन नहीं हो रहा है बाहरी दुनिया से, और ये एक कंडक्टर यहां पे रखा है। अब अगर हमने इसको कोई भी चार्ज दे दिया, मान लो Q का, तो हमको पता है कि वो Q का चार्ज इसकी एक्सटर्नल सरफेस में जाकर स्टोर हो जाता है। अब जैसे ये चार्ज स्टोर होगा तो ये क्या करेगा, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा, और इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से निकलेंगी, और अगर क्योंकि इर्द गिर्द और कोई भी चीज नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक चली जाएंगी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रखती है, वही एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी कही जाती है। मतलब आप ये समझिए कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं लाइट के बारे में, तो लाइट होती क्या है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। जिस तरीके से लाइट के पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर जो एनर्जी स्टोर कर रही है वो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर सकती है। तो यहां पर जब हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो बेसिकली एनर्जी स्टोर कहां होती है? उस कैपेसिटर के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, जो भी सिस्टम है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो उसको हम कैपेसिटर की एनर्जी कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी तो एनर्जी भी नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी कैपेसिटर की एनर्जी है।
तो अगर हमने कोई भी कैपेसिटर को कोई चार्ज दे दिया तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि एनर्जी कितनी होती है। अभी हम फिलहाल इंटरेस्टेड हैं कि कैपेसिटेंस आइसोलेटेड कंडक्टर का हम डिफाइन कैसे करें। हमको यह पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक चली गई है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक चली गई है तो इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, हम ऐसा मानते हैं। अब इसकी सरफेस का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर अगर है तो इंफिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो है, इसकी सरफेस का पोटेंशियल V है, और ये जो V है ये किस पर डिपेंड करेगा, कितना चार्ज दोगे, क्योंकि जितना चार्ज दोगे उतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना इसका हाई पोटेंशियल होने लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें चार्ज दिया जा रहा है और जो इसमें पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना अमाउंट का चार्ज दोगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और अगर चार्ज के हिसाब से पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम C लिखते हैं, और ये जो C लिखा गया है यही हम कहते हैं कि ये इस आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर। अब ये C जो है ये है क्या, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है, आप कह सकते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं वो ना तो Q पर डिपेंड करते हैं ना V पे डिपेंड करते हैं, ये एक फिक्स कांस्टेंट रहता है। अब Q को बढ़ाओगे V बढ़ जाएगा, Q घटाओगे V घट जाएगा, C में कोई चेंज नहीं आएगा। तो C जो है ये किस पे डिपेंड करता है, C डिपेंड करता है कि वो जो कंडक्टर हमने लिया है वो क्या शेप का है, क्या साइज का है, क्या ज्योमेट्री है, कौन से मीडियम में रखा है, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप वाटर के अंदर रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी, अगर आप एयर में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगी। तो इसीलिए इसके पर जो पोटेंशियल आएगा या चार्ज दोगे ये डिपेंड करेगा कि आपने किस मीडियम पे इसको रखा हुआ है। तो मीडियम पर डिपेंड करता है और कितना बड़ा है, बड़ा कंडक्टर होगा या छोटा कंडक्टर होगा उसके हिसाब से उसकी C की वैल्यू भी बदलती जाएगी। तो C किस पे डिपेंड करता है, तो हम ये कह सकते हैं जो C होता है C ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ Q and V, depends on geometry and medium। दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर की ज्योमेट्री मतलब शेप और साइज क्या है और किस मीडियम पे रखा है। ठीक है, तो कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन किया गया, हमने उसको Q का चार्ज दिया, अगर उसका पोटेंशियल V का आता है तो Q को CV के बराबर करके C हम निकाल सकते हैं। मान लो हमें कैपेसिटेंस निकालना है एक स्फेरिकल कंडक्टर का, तो कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, तो ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हो गया। हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो क्या तरीका होता है, हम इसको ले जाकर Q का चार्ज देंगे जो कि इसकी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमें निकालना है कि इसके सरफेस का या इसका पोटेंशियल कितना है। तो हमको पता है कि कंडक्टर के सरफेस का पोटेंशियल KQ/R के बराबर होता है, तो Q को हम लिख सकते हैं R/K इंटू V। Q इधर है, R/K इंटू V। इसको कंपेयर करेंगे हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV से, और Q इज इक्वल टू CV से कंपेयर करेंगे तो C की वैल्यू कितनी आ गई, R/K, और K कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो 4 एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आइसोलेटेड कंडक्टर के कैपेसिटेंस की वैल्यू 4 एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है। ठीक है, तो कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर अगर आपको दिया होगा तो आपको उस आइसोलेटेड कंडक्टर को चार्ज दे देना है, पोटेंशियल निकाल लेना है, पोटेंशियल निकालने के बाद Q और V में रिलेशन आ जाएगा और Q इज इक्वल टू CV से कंपेयर करके हम उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आइसोलेटेड।
लेकिन हम लोग कैपेसिटेंस में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आइसोलेटेड क्या होता है, ठीक है आपको पता चल गया, लेकिन जनरली हमें जो क्वेश्चंस आते हैं या हमें करने होते हैं वो सिस्टम ऑफ कैपेसिटर के लिए होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। अब किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं तो बेसिकली हम सिस्टम में जब भी कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हमें अब दो कंडक्टर्स लेने पड़ेंगे। जनरली वो सेम शेप और साइज के होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जनरली वो सेम शेप और साइज के होने चाहिए। एक को आप प्लस क्यू का चार्ज दोगे और दूसरे को माइनस क्यू का चार्ज दोगे। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिए जाते हैं, ठीक है, इक्वल एंड opposite charges are given to identical conductors। ठीक है, अब क्या होगा कि इनको जब चार्ज दे दोगे तो ऑब्वियसली इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करने लगेगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करेगी तो इसको चार्ज अगर देंगे तो इसका पोटेंशियल कुछ V1 हो जाएगा, इसको कुछ चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल कुछ V2 आ जाएगा। जब अकेला होता था तो हम उसका और इंफिनिटी का डिफरेंस देखते थे, लेकिन अगर दो कंडक्टर हैं तो इनके आपस का डिफरेंस देखेंगे। अब हम ये कहेंगे कि हमने जितना भी चार्ज दिया है, क्योंकि आइडेंटिकल चार्जेस एक प्लस एक माइनस, ये तो ये चार्ज जितना दोगे ये प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के। अब इसका अलग अलग पोटेंशियल नहीं कंसीडर करेंगे, अब पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे। अब अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने V कह दिया तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V। V याद रखना, V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, ठीक है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और अगेन यहां पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C हम लिखते हैं, और जो C है ये कैपेसिटेंस होता है किसका, ये सिस्टम का है, कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम। अब अकेले आइसोलेटेड कंडक्टर का नहीं है, ये कैपेसिटेंस सिस्टम का बन जाता है। अब ये C किस पे डिपेंड करता है, अगेन ये C बस उसी बात पे डिपेंड करता है कि क्या ज्योमेट्री है, क्या मीडियम है, उन्हीं फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो हम यहां पे भी लिख सकते हैं कि C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, सेपरेशन भी ज्योमेट्री के अंदर ही आता है, एंड मीडियम, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ शेप, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, क्योंकि अगर आप जैसे जैसे चार्ज को बदलते जाओगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बदलता जाएगा, लेकिन उससे उसकी C की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो हमारे सिलेबस में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। IIT-JEE की जहां तक बात कर रहे हैं, IIT-JEE के सिलेबस में सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं है। नीट के सिलेबस में सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस हार्डली कभी आए हों, लेकिन ठीक है वो है तो मैं उसको बता दूंगा। और IIT वाले भी इस बात को पढ़ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर पे ना पूछे, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है स्फेरिकल कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें दो प्लेट्स चाहिए होती हैं, और हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़ा हुआ था कि अगर हम दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, अच्छा ये बात याद करो कि वो कंडक्टिंग प्लेट्स जो होती थी, क्या हम लोग ने उनकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो सीखा था वो हमने ये सीखा था कि ये प्लेट बहुत ही लार्ज साइज की हैं। तो थियोरेटिकली हम ये मानते हैं कि ये इनफाइनाइट लार्ज शीट चार साइज की प्लेट्स हैं, बट प्रैक्टिकली हम उसको इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते किसी प्लेट को, लेकिन हम जो भी रिजल्ट लिखेंगे वो ये मान के लिखेंगे कि ये दोनों प्लेट बहुत ही लार्ज या इनफाइनाइट साइज की हैं। अगर इसमें से मैंने इसको Q का चार्ज दे दिया और इसको माइनस Q का चार्ज दे दिया, ठीक है, तो क्या Q और माइनस Q के चार्ज देने से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और याद है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते थे, अगर 10 प्लेट भी होती थी तो हम जब भी चार्ज निकालते थे एक्सट्रीम सरफेस में, तो टोटल
चार्ज को जोड़कर 2 से डिवाइड करते थे एक्सट्रीम सरफेसेस के लिए। तो इधर और इधर के चार्ज टोटल चार्ज जोड़कर जो कि 0 है डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहां पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, 0 चार्ज होगा। और अगर ये Q का चार्ज है तो इधर 0 है तो इधर Q ही होना चाहिए, क्योंकि टोटल चार्ज मिलके Q आना चाहिए। और Q के सामने हम अपोजिट रख देते थे -Q, और देखो इनको जोड़ के -Q ही आएगा। ये फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में सीखा हुआ था। फिर अगर ये Q और -Q के चार्ज हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वाले चार्ज से माइनस वाले चार्ज की तरफ जाएगी। मान लो इनके बीच का सेपरेशन D का है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी मैंने आपको ये भी लिखना सिखाया था। मैंने आपको कहा था कि अगर जिस भी रीजन में आप फील्ड निकालना चाहते हैं, अगर वहां पर Q और -Q के चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिखते थे Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। कैसे आता था? बेसिकली कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होती थी। और सिग्मा कैसे निकलता था? अगर Q का चार्ज है, A का एरिया है, तो सिग्मा हो जाएगा Q बाई A, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं जिस वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट के बीच में ट्रैवल करती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता था, तो अगर हमें उनके बीच का सेपरेशन पता था D का है, इलेक्ट्रिक फील्ड E की है, तो मैं आपको बताया था V1 माइनस V2 को क्या लिख सकते थे? E इंटू डी। अगेन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है जिसमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू डी से निकाला जा सकता है। तो अब अगर हमें इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं V1 माइनस V2 को E इंटू डी, और E कितना है? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी के बराबर। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको मैंने V लिख दिया, और V की वैल्यू हो गई Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और Q को फिर हम ऐसा लिख देंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू V। अब देखिए कैपेसिटेंस होता क्या है। अगर आपने कंडक्टर को इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दिए हैं और उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है V के बराबर, तो हम ये लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V होना चाहिए, और कंपेयर करके हमें C की वैल्यू मिल जाती है, और हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी के बराबर। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो याद होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के बराबर होती है। ठीक है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है आपको पता ही है। हमने ये माना है कि ये वैक्यूम में रखा है, वैक्यूम में नहीं रखा होगा तो हम क्या करेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट्स है, और डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं जो C की वैल्यू है ये एरिया ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रही है, सेपरेशन भी ज्योमेट्री के अंदर आता है, और एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली मीडियम की प्रॉपर्टी है तो इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन तीन फैक्टर पर C की वैल्यू डिपेंड करती है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है C का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितना बड़ा एरिया है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने कम दूरी पर वो दोनों सेपरेटेड हैं। तो प्रैक्टिकली ये प्लेट इनफाइनाइट साइज की तो नहीं होती हैं, लेकिन ये फाइनाइट साइज की होती हैं, लेकिन बहुत ही नजदीक होती हैं। तो वो बहुत नजदीक हो जाएगा तो इस तरीके से लगेगा कि वो एक बहुत लार्ज प्लेट्स हैं। तो हम जो फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम इनफाइनाइट मान के निकाल रहे हैं, क्योंकि हम फाइनाइट के लिए निकाल नहीं सकते हैं मैथमेटिकली, तो हम इनफाइनाइट साइज या लार्ज साइज की मान के निकाल रहे हैं, और हम इसको इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे जब भी हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। ठीक है, रुको। कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का समझने के बाद अब हम पता करते हैं कि दो जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
तो क्योंकि कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स हैं, इनमें से एक को पॉजिटिव क्यू का चार्ज दिया गया है और दूसरे को माइनस क्यू का चार्ज दिया गया है, तो ये दोनों प्लेट की इक्वल एंड अपोजिट नेचर की है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जिस तरीके से अगर हमने इसको क्यू का चार्ज दिया था, इसको माइनस क्यू का चार्ज दिया था, ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी। वैसे जैसे मान लो मैं कहता कि एक पॉजिटिव क्यू इधर रखा है, एक माइनस क्यू इधर रखा है, और मैं पूछता कि इसने इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया, तो आप कूलम्स लॉ लगा के तो निकाल ही सकते थे। दूसरा आप ये कहते थे, ऐसा कह सकते हो कि इस क्यू वाले चार्ज ने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी होगी। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने यहाँ प्रोड्यूस करी होगी? इसकी प्रोड्यूस हुई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर ये दूरी इनके बीच में आर के बराबर है। और अब अगर यहाँ पे ले जाकर मैंने माइनस क्यू का चार्ज रख दिया, तो क्यू वाले ने माइनस क्यू को कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया होगा? फोर्स से अट्रैक्ट किया होगा क्यू, माइनस क्यू है ठीक है, लेकिन फोर्स का हम स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं क्यू इंटू ई, तो जो चार्ज रखा गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने फोर्स से अट्रैक्ट किया गया। उसी तरीके से अगर इस प्लेट ने इस प्लेट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट किया, तो हमें यह पता करना है कि इसने यहां पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू का चार्ज है, तो कितना फोर्स लगेगा। अब इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखते हैं, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू अभी हमने कुछ देर पहले लिखी भी थी, ये थी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों मिलके बनाते हैं, दोनों मिलके प्रोड्यूस कर रहे हैं। मिलके प्रोड्यूस करना अलग है, और इस पे फोर्स लगाना है, तो खाली इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, खाली इसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करी इनटू वहां पे जो चार्ज रखा गया है, ऐसे फोर्स निकालते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर मैं पूछूं कि इसकी अकेले की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ये आधी हो जाएगी, क्योंकि आधी इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाई थी, आधी इसने बनाई थी, दोनों मिलकर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आता था। लेकिन सिर्फ इसकी वजह से जो फील्ड आती, सिर्फ इसकी वजह से इसकी वैल्यू होती Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर माइनस Q का चार्ज रखा है, तो कितना फोर्स लग रहा होगा? फोर्स की वैल्यू Q जो चार्ज रखा गया है, माइनस खाली बता रहा है कि अट्रैक्शन का फोर्स होगा जो चार्ज रखा गया है, इनटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस की है? प्रोड्यूस्ड बाय ओनली पॉजिटिव प्लेट। सिर्फ पॉजिटिव प्लेट की फील्ड हमें लेनी है, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की फील्ड से माइनस क्यू के चार्ज पे फोर्स निकालना है। अब ये Q इंटू ई कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, इसको यहां रख देंगे, तो हमको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, रिजल्ट है जो याद रखना है। पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और ये जो अट्रैक्शन हो रहा है, ये अट्रैक्शन में इतना फोर्स लगता है। ठीक है, अब अगर हम इसको फिक्स करके नहीं रखेंगे, तो ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगी, क्योंकि अट्रैक्शन है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स को फिक्स करके रखा जाता है, जिससे ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ ना बढ़े, बल्कि जहां पर है वहीं पर रहें, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू इसके बराबर होती। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन अगर बनाना होगा, तो क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लेट है, और इस पॉजिटिव प्लेट को हमने फिक्स करके रखा हुआ है, ये ग्राउंड से फिक्स है, फिक्स टू द ग्राउंड। और जो नेगेटिव प्लेट है वो फिक्स नहीं है, नेगेटिव प्लेट मूव कर सकती है, और अगर नेगेटिव प्लेट मूव कर सकती है, तो ये इसकी तरफ आ जाएगी, और इसकी तरफ आएगी तो हम एक काम कर सकते हैं, हम स्प्रिंग लगा के इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और स्प्रिंग कांस्टेंट K के बराबर है। तो मैं क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं कि फाइंड the extension in spring in equilibrium। जब इक्विलिब्रियम होगा तो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा? तो आप ये कह सकते हो कि हमें ये पता है कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होंगी, तो ये जो Q वाले ने माइनस Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया होगा, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F का होगा, और स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ जाएगा, और अगर एक्सटेंशन आ जाएगा तो हमें पता है कि x से एक्सटेंशन आ गया तो स्प्रिंग फोर्स की x के बराबर होता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है F और जो kx है एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो वो प्लेट जो है वो रुक जाएगी।
एफ की वैल्यू कितनी हमने लिखी थी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू के। के यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है या इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गई जो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि एनर्जी कितनी होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल या इन जनरल कोई भी कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से निकालेंगे तो जरूर, लेकिन ये जो रिजल्ट है ये हर जगह पर काम आता है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं तो मैं एक तरीका बताता हूं। मान लो कि ये एक दो प्लेट्स हैं और ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड। अब अगर हम इनके एनर्जी को निकालना चाहेंगे तो ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं एनर्जी निकालने के। ठीक है, तो उसमें से मैं कोई एक तरीका यूज कर लेता हूं। और मान लो आप ऐसे समझिए कि यहां पर जो है ये प्लेट पर कैपिटल Q का चार्ज है और इस प्लेट पर माइनस Q का चार्ज। ठीक है, या ऐसे मान लो कि ये दोनों प्लेट इनिशियली न्यूट्रल हैं, दोनों प्लेट इनिशियली न्यूट्रल है, कोई भी प्लेट के पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक, अब इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकालता हूं और इस पे ले जाके रख देता हूं, या मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालता हूं इसको ले जाके रख देता हूं। हालांकि हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, बट समझने के लिए मान लेते हैं कि मैं इसमें से चार्ज निकालता हूं और इसमें से चार्ज निकाल कर इस पे रखता जा रहा हूं। तो जब पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे होता है इलेक्ट्रॉन सही है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पॉजिटिव चार्ज से समझाऊंगा तो आसानी से समझ में आएगा। तो मान लीजिए यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज निकाला, मैंने यहां रख दिया, फिर निकाला यहां रख दिया। जब यहां से पॉजिटिव चार्ज निकाल दोगे तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वही पॉजिटिव चार्ज ले जाके रख दोगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मान लो किसी भी टाइम t तक, किसी भी समय जो हमने देखा इन जनरल, तो उसके पास माइनस Q का चार्ज आ गया था और उसके पास प्लस Q का चार्ज आ गया था, मतलब प्लस Q निकाल के यहां पे रख दिया गया था, तो ये माइनस Q और प्लस Q का चार्ज था। अब हमने dQ का चार्ज और लिया और dQ का चार्ज निकाला इससे और इसमें रख दिया। लेकिन अब dQ का चार्ज रखने में इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और हमें यह पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि कितना चार्ज आप रख रहे हैं, VB माइनस VA। ये हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, VB माइनस VA। B ये है जहां से चार्ज लाया गया, A वो है जहां पे चार्ज रखा गया। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया होगा। क्या VB माइनस VA इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस? अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिख सकते हैं? हाँ, याद रखना ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो VB माइनस VA की वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं माइनस V। माइनस V क्यों? क्योंकि हम जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट का लिखते हैं, लेकिन ये पूछा गया नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो उसको मैंने माइनस V लिख दिया। अब इसकी पोटेंशियल की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? V को लिख सकते हैं Q बाई C। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि Q इज इक्वल टू C इंटू V होगा। जब पोटेंशियल V है और चार्ज Q है तो Q इज इक्वल टू CV का यूज किया गया। तो क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क डन किया है वो माइनस Q dQ बाई C के बराबर किया, इस dQ के चार्ज को लाने में। तो टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा? क्योंकि फाइनली ये चार्ज बढ़कर माइनस Q हो जाएगा और ये चार्ज बढ़कर प्लस Q हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंशियल वर्क डन लिखेंगे, क्योंकि dQ का चार्ज आया है, टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड में Q dQ को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेके Q तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो टोटल वर्क डन किया है ये आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C के बराबर। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वर्क डन हो गया। और हमें ये पता है बाई जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा U। माइनस ऑफ डेल्टा U कि अगर हम इसे इक्वेट करते हैं तो क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा U बराबर होगा
माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बाई 2c के, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा यू बराबर होगा क्यू स्क्वायर बाई 2c के, और डेल्टा यू में u फाइनल माइनस u इनिशियल इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। इनिशियल मतलब तब जब ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल थी, और जब न्यूट्रल थी तो कोई चार्ज था ही नहीं, और कोई चार्ज था ही नहीं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की जीरो थी। इसका मतलब जो फाइनल है वही एनर्जी इसकी अभी होगी, और इस समय जो एनर्जी स्टोर्ड है इसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर है। तो अब आपको फाइनल फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक कैपेसिटर हमको दिया गया है, हमको कैपेसिटर में दो प्लेट्स दी गई हैं, एक प्लेट के पास क्यू का चार्ज है, दूसरे प्लेट के पास माइनस क्यू का चार्ज है, और इनका कैपेसिटेंस c के बराबर है, तो इनके पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्यू स्क्वायर बाई 2c के बराबर होगी। ठीक है, अब यही फॉर्मूला अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर Q का चार्ज इसके पास है तो Q को C इंटू वी लिख सकते हैं, V इनके बीच का इस समय का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और अगर हम इसको यहां पुट करेंगे तो यही बन जाता है हाफ सी वी स्क्वायर। ये एनर्जी लिखने का दूसरा तरीका है। तो ये एनर्जी का तरीका है जिसमें Q और C आया है, इसमें C और V आया है, और तीसरा जो एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो Q इंटू वी बाई 2 कर सकते हैं। इनमें से कोई भी फॉर्मूला आप एनर्जी निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पर क्या याद रखना है कि Q इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स है, और C इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है। जो भी कैपेसिटर में लिया है उसका कितना कैपेसिटेंस है वो C के बराबर। मोस्टली हम लोग ये दोनों फॉर्मूला ही यूज करते हैं। जब भी हमें चार्ज पता होगा तो हम इसको यूज करेंगे, और अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता होगा V का तो हम इसको यूज करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंडीशन दी है। आपको V दिया है तो उसको यूज कर लेंगे, Q दिया तो उसको यूज कर लेंगे। ये हार्डली कभी यूज होता है, लेकिन ठीक है, पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या, तो मैंने आपको बताया। हमने आज कैपेसिटर स्टार्ट किया और कैपेसिटर के बारे में सीखा कि कैपेसिटर होता क्या है, फिर कैपेसिटर के जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। उसके बाद प्लेट्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सीखा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर हम कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है उसके क्या फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले मैंने आपको बताए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटर को आगे ले जाएंगे, और फिर हम लोग कुछ नई चीजें सीखेंगे, जैसे किरचॉफ्स के दो लॉज आते हैं, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी है, लेकिन कैपेसिटर में भी इसकी जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर किसी सर्किट में अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर हैं या एक से ज्यादा बैटरीज हैं तो हर कैपेसिटर को कितना कितना चार्ज मिला होगा, ये चीज हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद वाला पार्ट हम लोग ये सब चीजें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और तब तक आपको जो पढ़ाया गया है आप इसको रिवीजन करें और नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर करें।